एप 622 to 630। यह एक बहुत ही मनोरंजक दृश्य था। कैनन जोर से हंसा और अर्जुन की ओर दया भरी आंखों से देखा। ओह अर्जुन, तुम बेचारे, तुम्हारी सास भी तुम्हें नहीं पहचानती। तुम्हारी पुरानी चमक और गर्व का क्या हुआ? तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति मुख्य परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है। आप कहते हैं कि आप योग्य नहीं हैं। अर्जुन का सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था और वह सोफे पर लेटे हुए अनिका को देख रहा था। सच है, मैं पिछले कुछ सालों में ऐसा कहने के योग्य नहीं था, लेकिन अचानक उसने कैनन की ओर स्वार्थी नजरों से देखा और गुस्से से कहा, तुम जैसे तुच्छ लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि मेरे पास वास्तव में क्या है। तुम में कभी भी वो योग्यताएं नहीं होंगी जो मेरे पास हैं। मुख्य परिवार हमेशा शाखाओं के ऊपर राज करेगा। आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए अर्जुन ने पहला कदम उठाया, और वह भी इतनी तेजी से कि कैनन को यह भी पता नहीं चला कि उसने ये सब कैसे किया। कैनन की नजरें बदल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन इतना अच्छा फाइटर होगा, लेकिन ये कैसे संभव था। कैनन ये देखकर दंग रह गया कि अर्जुन ने अपने साथ लाए सभी अंगरक्षकों को मार डाला। वे लोग परिवार के प्रशिक्षुओं में सबसे अच्छे थे। उनमें से प्रत्येक अकेले 10 लोगों से लड़ सकता था। अब हालांकि वे सभी एक ही लात से नीचे गिर गए, कमजोर और असहाय, जैसे कि पुआल के आदमी। कैनन का चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया था। वह वहां खड़ा था, कांप रहा था, एक शब्द भी बोलने या यहां तक कि बहुत जोर से सांस लेने से भी डर रहा था। आखिरकार उसने अर्जुन को अपनी आंखों से आखिरी गार्ड को गिराते हुए देखा था। फर्श पर पड़े सभी अंगरक्षक अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे। तुम इस तरह कैसे लड़ सकते हो? तुम कौन हो? कैनन घबरा गया और कई कदम पीछे हट गया। उसने अर्जुन को अविश्वास से देखा। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन को परिवार से निकाल दिया गया था और पिछले 3 सालों में उसने कुछ भी सार्थक नहीं किया था। वह अचानक इतना भयानक लड़ाकू क्यों बन गया? मैं आपका चचेरा भाई अर्जुन कपूर हूं, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा और कैनन की ओर कुछ कदम बढ़ाए, जो इतना डरा हुआ था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अंत में कैनन डर के मारे खुद को गीला कर लिया और पीठ के बल गिर पड़ा। वह अर्जुन से दूर भागने की कोशिश करता रहा। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं और वह कराह रहा था, क्या चाहते हो तुम? मैं छठा यंग मास्टर हूं और कपूर शाखा परिवार का वारिस हूं, तुम नहीं कर सकते। तुम मुझे छू नहीं सकते। छठे यंग मास्टर, अर्जुन ने ठहाका लगाया, उसकी आंखें बर्फीली हो गईं। तो तुम्हें याद है कि तुम सिर्फ छठे यंग मास्टर हो? मेरे मैदान पर मुझे चुनौती देने का तुम्हें क्या अधिकार है? मेरी पत्नी और बेटी को मारने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुम मुझे यहां तुम्हें मारने के लिए मजबूर कर रहे हो। धमाका। अर्जुन ने अपना पैर बाहर निकाला और कैनन की छाती पर जोरदार लात मारी। कैनन के मुंह से खून की धार फूट पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी कुछ पसलियां टूट गई हों। वह चुभने वाला दर्द इतना तीव्र था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। क्या तुम परिवार के नियम भूल गए हो? जब तुम मुख्य परिवार के किसी वारिस से मिलोगी तो तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना? अर्जुन दहाड़ा। कैनन ने अपनी छाती पकड़ ली, उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था और वह ठंडी हंसी हंसने लगा। हाहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? बाहर देखो, कौन है? कैनन ने बहुत पहले ही अपने निजी अंगरक्षक को बाहर खड़े रहने का आदेश दे दिया था। वह आदमी बचपन से ही उसके साथ रहता था। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा और छाया से बाहर आती हुई आकृति को देखा, उसके होठों पर खून की प्यासी मुस्कान फैल गई। उसने अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहा, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अर्जुन, भले ही तुम मेरे साथ आए बाकी सभी लोगों को ले जाने में कामयाब हो जाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे? कैनन का दिल और भी ठंडा और निर्दयी हो गया। अपनी ओर आती हुई छाया को देखकर वह चिल्लाया, उसकी पत्नी और बेटी को मार डालो। तथापि कैनन जिस परछाई को देख रहा था, वह हिली नहीं। वह किसी और को अपने पीछे घसीट रहा था। टकरा जाना। द्वार पर खड़ी आकृति ने एक लंगड़ा शरीर कैनन की ओर फेंका, जिससे वह बेजान होकर जमीन पर लुढ़क गया। कैनन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जिस आदमी को कमरे में फेंका गया था, उसके सभी अंग टूट चुके थे और वह कोई और नहीं बल्कि उसका निजी अंगरक्षक था। न कोई रास्ता नहीं। कैनन ने अचानक ऊपर देखा और पाया कि वह छाया उसका अधीनस्थ नहीं था। वह एक सुंदर आदमी था जिसे वह नहीं जानता था। यंग मास्टर, यह आदमी कुछ समय से छाया में छिपा हुआ था। इसलिए जब मैं वहां था, तो मैंने उससे छुटकारा पा लिया, रिक ने शांति से कहा। कमरे में चारों ओर देखते हुए उसकी भौं गहरी सिकुड़ी हुई थी।
अर्जुन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसकी ठंडी आंखें अभी भी कैनन पर टिकी हुई थीं। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम में मुझे मारने की हिम्मत है? परिवार का पहला नियम यह है कि परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। अगर तुमने मेरी जान लेने की हिम्मत की, तो तुम्हें निश्चित रूप से मुख्य परिवार से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम अब उनके वारिस नहीं रहोगे, और वे तुम्हारा नाम भी परिवार के पेड़ से हटा देंगे। तुम कुछ भी नहीं रह जाओगे। कैनन ने अपना सिर पीछे फेंका और खून की खांसी के बावजूद हंसने लगा। ये सब कितना दुस्साहपूर्ण है। वह मौत के खतरे के बावजूद भी बहुत अहंकारी व्यवहार कर रहा था। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे ठंडी होती गईं और वह कैनन को घूरने लगा। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसकी जानलेवा आभा कमरे में भर गई। अर्जुन कैनन को घूरता रहा, एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ। उसने कैनन को कॉलर से पकड़ा और जमीन से उठाते हुए शांत भाव से कहा, चूंकि तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, कैनन कपूर, तो मैं क्यों सोचता हूं कि मुझे परवाह होगी? कैनन ने ऊपर देखा, उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने बेतहाशा कहा, हा, इतना डरावना मत बोलो, फिल। अगर तुम में वाकई ऐसा करने की हिम्मत होती, तो तुम अब तक ऐसा कर चुके होते। तुम बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मानो तुम वाकई मुझे मारने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम वाकई अपनी विरासत छोड़ने को तैयार हो? कैनन की यह शेखी सीधे तौर पर पारिवारिक नियमों के बारे में उसके ज्ञान से उपजी थी। वह जानता था कि परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पारिवारिक नियमों की परवाह है? अर्जुन ने अचानक कहा, उसकी आंखें क्रूर रक्तपिपासा से भर गईं। कैनन को अर्जुन की आंखों में यह भाव देखकर झटका लगा। थोड़ा हकलाते हुए उसने कहा, क्या कर रहे हो? अर्जुन ने जवाब में कैनन के पेट में एक मुक्का मारा। उस एक घूंसे ने कैनन के अंदरूनी अंगों में उथल पुथल मचा दी। उसने खून की एक धार उगल दी। धमाका। अर्जुन ने फिर उसे एक बार लात मारी। लात कैनन के पेट पर लगी। पिछली लात के साथ कैनन की 5 या 6 पसलियां टूट गई थीं। अब तक कैनन एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। उसे बात करने में भी तकलीफ हो रही थी और जब भी वह हाँफता था तो उसे खून का स्वाद आता था। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं शाखा परिवार का छठा युवा स्वामी हूं। कैनन ने अपने दांतों के बीच से ये शब्द निकाले, भयभीत होकर देख रहा था कि अर्जुन उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका चेहरा ठंडा था और मुट्ठी भीगी हुई थी। अभी कैनन को अंततः हवा में मौत की गंध आ रही है। अर्जुन ने सचमुच उसे मारने का साहस किया। कैनन कपूर, तुमने मेरी पत्नी और मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है। तुम बार बार मेरी सीमाओं को चुनौती देते हो, इसलिए भले ही तुम शाखा परिवार के वारिस हो, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अर्जुन ने ठंडे स्वर में मुट्ठी बांधते हुए कहा। वह मुक्का उसके अतिशय क्रोध की पराकाष्ठा थी। कैनन की पुतलियां फैल गईं और उसने देखा कि वह मुट्ठी उसके चेहरे के पास आ रही है। वह चिल्लाया, दादाजी, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। अकस्मात दरवाजे से एक ठंडी आवाज गूंजी। रुको, मेरे पोते को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? ग्रे सूट पहने एक बूढ़ा आदमी अचानक विला के दरवाजे पर दिखाई दिया। उसके पीछे 10 से ज्यादा अंगरक्षक खड़े थे। वे सभी बिना पलक झपकाए लिविंग रूम में हो रहे दृश्य को देख रहे थे। बूढ़े आदमी के बाल सफेद थे, चेहरा ठंडा था, नाक टेढ़ी थी और नजर तेज थी। उसने अपने हाथ पीछे करके रखे थे। अपनी खामोशी में वह बहुत प्रभावशाली लग रहा था। वह एक लंबे समय तक शासक रहा हो, ऐसा लग रहा था। इसके अलावा गायत्री वालिस भी उसके बगल में खड़ी थी। उसने एक लंबा सफेद गाउन पहना हुआ था और अपनी बाहों में हेटेरोक्रोमिया वाली एक शाही फारसी बिल्ली को थामे हुए थी। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान की झलक थी। अर्जुन की मुट्ठी हवा में जम गई। जैसे ही वह पलटा, उसने उस बूढ़े आदमी को देखा। कैनन उस बूढ़े आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि वह बच गया है, इसलिए वह अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया। उसके आंसू और नाक से पानी बह रहा था। दादाजी, आप आखिरकार यहाँ आ गए। जल्दी करो, तुम्हें इस कमीने को सबक सिखाना होगा। उसने एक साथी परिवार के सदस्य को मारा और मुझे मारने की भी कोशिश की। तुम्हें उसे कड़ी सजा देनी चाहिए, दादाजी। वास्तव में, प्रवर्तन हॉल के सभी बड़ों को बुलाओ और उसे उसका दर्जा छीन लो। कैनन भावुक होकर चिल्लाया। अर्जुन कपूर, तुमने मेरे सामने नियम तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम पारिवारिक नियमों का अनादर कर रहे हो और अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हो।
नियमों के अनुसार तुम्हें मुख्य परिवार से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाना चाहिए। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ पीछे कर लिए और फर्श पर पड़े क्षतिग्रस्त कैनन की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में अर्जुन को संबोधित किया। अर्जुन को बहुत बुरा लगा कि उसने नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे की। वह यहाँ अपने परदादा का खुलेआम अपमान कर रहा था। अर्जुन ने गहरी भौहें सिकोड़ी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रवर्तन हॉल से कोई व्यक्ति मुंबई में दिखाई देगा। फिर उसने गायत्री जी की ओर देखा। क्या यह अंकल टिम के साथ हुई घटना के कारण था? क्या बात है? क्या तुम्हें मेरा अभिवादन नहीं करना चाहिए, अर्जुन? जेरार्ड कपूर ने बिना किसी गर्मजोशी के कहा। उनके हाथ अभी भी उनकी पीठ के पीछे थे और उनका चेहरा बर्फ से भरा हुआ था। वह कपूर परिवार प्रवर्तन हॉल का प्रतिनिधि था। प्रवर्तन हॉल में 10 सदस्य थे, जिन्हें मुख्य और शाखा परिवारों से सावधानीपूर्वक चुना गया था। वे सभी परिवार के भीतर से प्रभावशाली बुजुर्ग थे जो परिवार के नियमों का पूरी तरह से पालन करते थे। साथ ही वे कुछ हद तक परिवार की छवि और प्रभाव का प्रतिनिधित्व भी करते थे। यही कारण था कि परिवार के अधिकांश सदस्य उनसे उसी तरह भयभीत रहते थे जैसे चूहे बिल्लियों से डरते हैं। पारिवारिक नियमों का जरा सा भी उल्लंघन 3 महीने तक एकांत कारावास का कारण बन सकता है। कपूर परिवार के लिए प्रवर्तन कक्ष में एकांत कारावास किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। महान चाचा जेरार्ड। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन फिर भी अंततः जेरार्ड का अभिवादन किया। तभी जेरार्ड अंदर आया। उसने कैनन को देखा, जो अभी भी फर्श पर लेटा हुआ था, और फिर अर्जुन की ओर मुड़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने परिवार के एक सदस्य को चोट पहुंचाई। क्या तुम्हें अभी भी 17वां पारिवारिक नियम याद है? क्या तुम हर दिन नियम दोहराते हो? अर्जुन की निगाहें धीरे धीरे ठंडी होती गईं, क्योंकि जेरार्ड ने उसे जोर से दबाया। ये बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से किसी भी तरह से उस पर अपराध का आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था। क्या आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैंने उसे क्यों पीटा, बड़े चाचा? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। उसके सीने में क्रोध भड़क रहा था। रोष का लक्ष्य जेरार्ड कपूर था। ये बेशर्म, बूढ़ा मूर्ख। प्रवर्तन कक्ष में बैठे ये बूढ़े लोग अपनी सोच में जमे हुए मृत जीवाश्म थे। जेरार्ड ने बस अनिका और अहाना को एक शांत नजर से देखा, जैसे कि उन्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या हुआ अगर कैनन ने एक बेकार औरत और एक नाजायज बच्चे को पीटा? तुम क्लार्क परिवार की संपत्ति के वारिस हो, फिर भी तुमने परिवार के नियमों का अनादर किया। तुम मेरा, अपने परदादा का, परिवार के नियमों और शाखा परिवार का अनादर कर रहे हो। उन्होंने 1 इंच भी रियायत नहीं दी। उसने अर्जुन पर सवालों की बौछार कर दी। वातावरण शून्य से नीचे था और अराजकता में विस्फोट के कगार पर था। अर्जुन की निगाहें अब एकदम ठंडी हो चुकी थीं। पहली बार उसे अपने से बड़े इस आदमी पर गुस्सा आ रहा था। जेरार्ड यहाँ हास्यास्पद था। वह बेपरवाही से अर्जुन पर अनेक आरोप लगा रहा था। वह अपने पोते की तरह ही घृणित था। अर्जुन की चुप्पी ने जेरार्ड को और भी क्रोधित कर दिया, और बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अर्जुन कपूर, अब से मैं तुम्हें 3 महीने के लिए एकांत कारावास की सजा सुनाता हूँ। तुम्हें अभी अपने सेल में चले जाना चाहिए। साथ ही तुम यहाँ से अपने सभी संबंध तोड़ दोगे। हम तुम्हारी पत्नी और बच्चे को अपने हिसाब से संभालेंगे। एकांत कारावास। वे उसकी पत्नी और बच्चे को संभालने जा रहे थे। अर्जुन जोर से हंस पड़ा। अच्छा, अच्छा, तो ये प्रवर्तन हॉल से उसके परदादा थे, तो यह शाखा परिवार था। उन्होंने सोचा कि वह एक आसान शिकार था। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम चीजों के बारे में सोचो, अर्जुन। अगर तुम मेरे आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो, अगर तुम प्रवर्तन हॉल के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो, तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। भले ही तुम्हें अपनी परवाह न हो, तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। जेरार्ड ने शांत भाव से कहा। उसकी धमकी बमुश्किल छिपी हुई थी। अर्जुन ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए अनिका और अहाना को देखा, जो अभी भी सोफे पर लेटे हुए थे। उसका दिल गुस्से से जल रहा था। रिक पूरे समय उसके बगल में खड़ा था, ताला लगाकर और सामान लेकर। जिस क्षण उसके युवा मालिक ने आदेश दिया, यहाँ कोई भी जीवित घर से बाहर नहीं निकल रहा था। अभी रिक आश्चर्यजनक रूप से क्रोधित था। उसने पहले कभी शाखा परिवार के सदस्यों को इतनी बेशर्मी से काम करते नहीं देखा था। गायत्री जी बिना कुछ बोले बस पूरी घटना देखती रही, अपनी बाहों में बिल्ली के साथ खेलती रही। जब अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो जेरार्ड ने व्यंग्य किया और अपने पीछे खड़े गार्डों की ओर इशारा किया, मास्टर कैनन को घर ले जाओ।
जैसे ही उसने ये कहा, गार्ड साहपूर्वक लिविंग रूम में चले गए, कैनन को उठाया और लिविंग रूम से बाहर चले गए। जब कैनन अर्जुन के पास से गुजरा तो वह रुक गया और अपनी छाती पकड़ ली और अर्जुन को ठहाका लगाते हुए हंसने लगा। ओह अर्जुन, मेरे प्यारे चचेरे भाई, तुम मुख्य परिवार के एकमात्र वारिस हो, है ना? तुम बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहते हो, है ना? तुम जो चाहो करो, है ना? तो तुम एक अच्छा व्यवहार वाले व्यक्ति की तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या तुम कुत्ते हो? अपनी पत्नी और बच्चे को देखो। मैंने उन्हें पीटा। हा हा हा, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। तुम बेकार के कूड़े हो। कैनन ने खुलेआम अर्जुन का मजाक उड़ाया, अब वह बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। क्या अर्जुन कैनन के दादा के यहाँ रहते हुए कोई अजीब काम करने की हिम्मत कर सकता था? बिल्कुल नहीं। ऐसा कहते हुए कैनन ने कुछ बार जोर से खांसा और फिर अनिका और अहाना को घूर कर देखा। वो दो कमीने वहां, बस तुम रुको। मैं एक दिन तुम्हें जरूर मार डालूंगा। इसके बाद कैनन गार्ड की मदद से धीरे धीरे लिविंग रूम से बाहर चला गया। जेरार्ड भी ज्यादा देर तक नहीं रुके। जाने से पहले उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं आज की घटना की सूचना निश्चित रूप से प्रवर्तन हॉल को दूंगा, इसलिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। इतना कहकर वह मुड़ा और दूसरों के साथ जाने लगा। ठीक तभी अर्जुन पूरे समय चुप रहा था, लेकिन अब उसने अपनी मुट्ठियां तब तक भींच ली जब तक कि उनका रंग बैंगनी नहीं हो गया। उसने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें ठंडी चमक रही थीं और वह कैनन और जेरार्ड को घूर रहा था, जो लिविंग रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वह चिल्लाया, आज जो कोई भी इस विला से बाहर निकलने की हिम्मत करेगा, वह मर जाएगा। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, कई दर्जन काली सैलून कारों ने लॉन्गफोर्ड पार्क के पूरे फर्स्ट पैलेस को घेर लिया। बेड़े का नेतृत्व कबीर रनावत की विशिष्ट सवारी, एक काले रंग की मेबैक कर रही थी। कई दर्जन काली कारों के दरवाजे एक साथ खुले, और काले सूट पहने गुंडों का एक समूह कारों से बाहर निकला, वे सभी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। कबीर आगे बढ़ा और अपनी टोपी उतारकर विला की ओर बढ़ गया। एक पल में, सूट पहने दर्जनों गुंडों ने विला के चारों ओर के यार्ड को पूरी तरह से घेर लिया। गेरार्ड और अन्य लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो वे चौंक गए और पलटकर अर्जुन को घूरने लगे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अर्जुन? अर्जुन अब सोफे के सामने घुटने के बल बैठा हुआ था और धीरे से अनिका और अहाना को सहला रहा था। उसने विला में घुसे कबीर के आदमियों को इशारा करते हुए कहा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। अनिका ने अर्जुन को चकित भाव से देखा, उसके गाल पर आंसू बह रहे थे और वह बुदबुदा रही थी, जल्दबाजी मत करो प्रिय। अब भी अनिका अर्जुन के बारे में चिंतित था। अब तक वह समझ चुकी थी कि अर्जुन की पारिवारिक स्थिति बहुत जटिल थी। चिंता मत करो, सब ठीक है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अर्जुन ने हल्के से ठहाका लगाया और देखा कि उसके अधीनस्थ लोग अनिका और अहाना को ले जा रहे हैं। जब वे चले गए तो उसकी आंखें चमकीली लाल हो गईं, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, प्रत्येक कदम ईंटों के फर्श पर मौत के पियानो संगीत कार्यक्रम की तरह टकरा रहा था, और जेरार्ड तथा अन्य लोगों के दिलों में गहरी चोट कर रहा था। वह भयानक था। मुख्य परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में, मैं, अर्जुन कपूर, आधिकारिक तौर पर जेरार्ड कपूर से संबंधित शाखा परिवार को निर्वासन आदेश जारी करता हूं। जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे बिना किसी अपवाद के मार दिया जाएगा, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके हाथ में एक मुहर थी और उसने उसे हवा में लहराते हुए चिल्लाया, कौन संप्रभुता की मुहर का उल्लंघन करने की हिम्मत करता है? जैसे ही उसने आदेश दिया, हर कोई दंग रह गया। जेरार्ड और अन्य लोग, यहां तक कि गायत्री भी, सभी पीले पड़ गए थे। वह संप्रभुता मुहर थी, वास्तविक संप्रभुता मुहर। धत्तेरी की, उस शापित टिम कपूर ने अर्जुन को संप्रभुता मुहर जैसी महत्वपूर्ण चीज दे दी थी। इससे जेरार्ड को झटका लगा। उसकी नजरें तीखी और ठंडी हो गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन जैसे छोटे से व्यक्ति के पास संप्रभुता की मुहर होगी। यह एक ऐसा तुरुप का पत्ता था जो परिवार की सशस्त्र सेनाओं को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। ये परिवार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। गायत्री जी भी अब शांत नहीं रह सकी। उसके चेहरे पर ठंडक थी और उसकी निगाहें लड़खड़ा रही थीं जब वह अर्जुन के हाथों में जैड की अंगूठी को देख रही थी। वह उस वस्तु के लिए बहुत समय से लालायित थी, लेकिन उसने एक बार भी यह अनुमान नहीं लगाया कि टिम ने उसे बहुत पहले ही अर्जुन को दे दिया था। शाप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अर्जुन? ये बेतुका है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सिर्फ संप्रभुता की मुहर के साथ मेरे परिवार को कपूर एस्टेट से बाहर निकाल सकते हो? अपने सपनों में
मैं तुम्हारा परदादा हूँ, तुम्हारे दादा का भाई। मैं शाखा परिवार का जेरार्ड कपूर हूँ, प्रवर्तन हॉल का एक स्थायी सदस्य। जेरार्ड क्रोधित हो गया और गुस्से से अर्जुन पर चिल्लाने लगा। क्या वह चिंतित नहीं था? बेशक वह था। कैनन भी डर गया था। बचपन से ही उसे पता था कि संप्रभुता मोहर का क्या मतलब होता है। ये व्यवहारिक रूप से एक प्राचीन युद्ध सीन के बराबर था। अपने सिग्नल की एक ध्वनि से ये लाखों की सेनाएं जुटा सकता था। ऐसी थी इसकी शक्ति। हमें क्या करना चाहिए, दादाजी? उसके पास संप्रभुता की मोहर है। हम बर्बाद हो गए, हमारा काम तमाम हो गया, हमारा परिवार खत्म हो गया। कैनन बुरी तरह घबरा गया, उसका माथा पसीने से भीग गया था, जबकि गार्ड उसे सहारा दे रहे थे। उसने एक बार सुना था कि कैसे टिम कपूर ने दूसरे देश में पूरी भूमिगत दुनिया को खत्म करने के लिए संप्रभुता मोहर का इस्तेमाल किया था। वह आदमी अकेले ही उस छोटे से देश पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा था। चुप रहो, ठीक से खड़े रहो। तुम मेरे पोते हो, तो तुम्हें किस बात का डर है? मैं देखना चाहता हूं कि आज उसे हमारी पूरी शाखा को निर्वासित करने का क्या अधिकार है। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। जेरार्ड ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी निगाहें ठंडी थीं और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। अब तक कबीर ने अपने आदमियों के साथ फर्स्ट पैलेस को घेर लिया था तथा विला के अंदरूनी और बाहरी हिस्से को सूट पहने अपने गुंडों से भर दिया था। तैयारियां पूरी हो गई हैं, मिस्टर कपूर, कबीर ने अर्जुन के बगल में खड़े होकर सम्मानपूर्वक कहा। जब उसने उन लोगों की ओर देखा जिनके खिलाफ वे खड़े थे, तो उसकी निगाहें चमक उठीं। उसे अचानक आदेश मिला था, इसलिए उसे जल्दी से अपने आदमियों को बुलाकर यहां आना पड़ा। हालांकि टाइगर गंभीर रूप से घायल है, हमने उसे पहले ही हॉस्पिटल भेज दिया है। कबीर ने अपनी रिपोर्ट जारी रखी। टाइगर हाल ही में विला में गश्त कर रहा था। दूसरे शब्दों में, टाइगर आज रात इस घटना की सूचना जल्दी से देने में विफल रहा। दुश्मन ने उसे बहुत जल्दी और निर्णायक रूप से मार गिराया होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में गर्मजोशी नहीं थी। उसका माथा गहरा था और उसकी निगाहें क्रोध की लहरों से चमक रही थीं। जब उसने जेरार्ड को घूरते हुए कहा, मेरे पास क्या अधिकार है, आप पूछते हैं? मैं मुख्य परिवार का उत्तराधिकारी हूं और इस संप्रभुता मोहर का धारक हूं। सिर्फ उन्हीं के बल पर मैं आज ही आपके पूरे परिवार को परिवार से निकाल दूंगा। अर्जुन क्रोधित हो गया। जेरार्ड शाखा परिवार से था, और हालांकि वह अर्जुन का परदादा था, फिर भी वह इस बार बहुत आगे निकल गया था। आखिरकार, अनिका और उनकी बेटी अहाना को अभी अभी ऐसी यातना झेलनी पड़ी थी। उसके बाद वह शांत नहीं बैठ सकता था। तो क्या हुआ अगर उसने उन्हें मार डाला? तो क्या हुआ अगर उसने पारिवारिक नियमों को तोड़ा और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के दायरे में आ गया? आज, वह पर्दे में छिपे लोगों को ये दिखाने के लिए कृतसंकल्प थे कि उन्हें क्रोधित करने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी पत्नी और बच्चे को दुख पहुंचाने के क्या परिणाम होंगे। जेरार्ड अपने साथ जो गार्ड लेकर आया था, वे सभी इस समय पूरी तरह चुप थे। पूरी जिंदगी उन्हें अपने पदों से चुनकर भेजा जाता रहा और वे अपने स्वामियों के आदेशों का अक्षरशः पालन करते रहे। अब जब संप्रभुता की मोहर खेल में थी, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें चुपचाप एक तरफ खड़े रहना था। संप्रभुता मोहर रोजर कपूर के अधिकार का प्रतिनिधित्व थी। तभी गायत्री जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और आगे बढ़ी, उसकी आंखें ठंडी थीं। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम यहीं रुक जाओ, अर्जुन। तुम्हें पता होना चाहिए कि जेरार्ड प्रवर्तन हॉल का सदस्य है। वह कपूर परिवार के नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। तुम जो कर रहे हो, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। गायत्री जी सिर्फ इतना चाहती थी कि यहाँ प्रवर्तन हॉल से किसी को मुंबई बुलाकर टिम को कड़ी फटकार लगाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जेरार्ड का पोता कैनन फर्स्ट पैलेस में आकर ऐसा तमाशा खड़ा कर देगा। उस लड़के के अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। आखिरकार, अर्जुन अभी भी मुख्य परिवार का वारिस था। एक शाखा परिवार का एकमात्र बेटा इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? लड़के ने तो अनिका और अहाना को भी चोट पहुंचाई। गायत्री जी को बहुत पहले से पता था कि अहाना और अहाना अर्जुन की बारूदी सुरंगें थीं। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह उनका बदला नहीं ले लेता। जब वह बोल रही थी, तो गायत्री जी ने कैनन को ठंडी नजर से देखा। वह लड़का एक दिमागहीन ट्रस्ट फंड के बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था। शाखा परिवार में उनकी उपस्थिति उनके नाम और सम्मान का अपमान थी। क्या तुम इसमें दखल देने जा रही हो, गायत्री? मेरा सुझाव है कि ऐसा करने से पहले तुम एक बार फिर से सोच लो। मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम गायत्री वालिस हो, वालिस परिवार से।
लेकिन अगर तुमने आज मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की, तो वालिस के पास अब अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। अर्जुन ने पलट कर देखा, उसकी निगाहें बहुत ठंडी थीं और वह गायत्री को गौर से देख रहा था। उसकी आंखें चेतावनी और हत्या के इरादे से चमक रही थीं। उन्होंने गायत्री को सिहरन पैदा कर दी। उसने पहले कभी अर्जुन की ऐसी ठंडी जानलेवा आभा महसूस नहीं की थी। यह उसके पिता रोजे के मुकाबले कहीं अधिक डरावना था। ये सही था, अर्जुन की मारक आभा बेजोड़ थी। गायत्री जी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने जेरार्ड की तरफ देखा और फिर अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें उसने एक प्राचीन जैद अंगूठी भी पहनी हुई थी। उसने शांत भाव से कहा, अर्जुन, संप्रभुता की मुहर केवल तुम्हारे पास ही नहीं है, मेरे पास भी है। हमारी मुहरों का मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन अभी और यहीं उनका प्रभाव एक ही है। उसने आगे कहा, मेरे आदेश का पालन करो, कपूर के रक्षकों। अपने जीवन की परवाह किए बिना जेरार्ड कपूर के परिवार की रक्षा करो। अगर अर्जुन कपूर अपने लापरवाह व्यवहार पर अड़ा रहा, तो उसे परिवार के तीसरे बड़े नियम का उल्लंघन करना होगा। जो लोग परिवार के अन्य सदस्यों को बेरहमी से मारते हैं, उनके अंग तोड़ दिए जाने चाहिए और फिर उन्हें परिवार के मंदिर में वापस घसीटा जाना चाहिए। विला का तापमान तुरंत शून्य से नीचे चला गया। जो पहरेदार पहले हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, उन्हें अब आदेश मिल गया है। सभी ने गेरार्ड और अन्य लोगों को सावधानी से घेरकर सुरक्षात्मक रुख अपनाया है, तथा अपने शरीर से उन्हें बचा लिया है। जेरार्ड ने खुद पर हंसते हुए कहा, अर्जुन, चूंकि यह तुम्हारा नियमों का पहला उल्लंघन है, इसलिए मैं आज की तुम्हारी हरकतों को भूल सकता हूँ। क्या हम भूल जाएं कि ऐसा कभी हुआ था? जेरार्ड को पता था कि आज उसके लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी, खासकर तब जब अर्जुन के पास संप्रभुता की मुहर थी। अगर स्थिति पूरी तरह से खून खराबे में बदल गई तो यह उचित नहीं होगा। इसीलिए उसने समझौता करने का फैसला किया। हालांकि अर्जुन ठंडी हंसी हंसा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा था, आज मैं तुम्हारे परिवार से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, कबीर द्वारा विला में लाए गए दर्जनों गुंडों ने एक ही पल में अपनी कमर से डंडे खींच लिए। वे सभी एक साथ आगे बढ़े। हिंसा की आशंका से वातावरण तनावपूर्ण था। यहां तक कि गायत्री ने भी ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत मत करना, अर्जुन। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी गड़बड़ हो जाएंगी। क्या सचमुच उसने इतनी दूर जाने का साहस किया? यही प्रश्न इस समय जेरार्ड और गायत्री जी के मन में था। वे आंखें फाड़कर देखते रहे, जब अर्जुन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर उसे तलवार की तरह नीचे घुमाया। उन्हें नीचे ले जाओ, वह दहाड़ता हुआ बोला। उसी क्षण गायत्री जी और अन्य लोगों को अंततः अर्जुन की आवाज में क्रोध की पूरी तीव्रता का एहसास हुआ। इस बार वह गंभीर था। वह वास्तव में गायत्री जी की संप्रभुता मुहर और पारिवारिक नियमों की अनदेखी करने जा रहा था। अर्जुन, तुम बदमाश हो, हिम्मत मत करना। तुम परिवार के नियमों और शाखा परिवारों का अनादर कर रहे हो। तुम्हें मुख्य परिवार का उत्तराधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार जब मैं वापस आ जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे उत्तराधिकारी के दर्जे को छीन लूंगा। जेरार्ड बहुत क्रोधित होकर चिल्लाया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने क्या कहा। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कबीर के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया और तुरंत ही जेरार्ड के सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए। दृश्य असाधारण रूप से क्रूर था। यद्यपि थियो के लोग अपने आप में प्रभावशाली थे, लेकिन वे जेरार्ड के रक्षकों की तुलना में थोड़े कमजोर थे। फिर भी व्यक्तिगत क्षमता में अंतर को केवल संख्या के आधार पर दूर किया गया। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कई दर्जन मिनट तक चली झड़प के बाद जेरार्ड के सभी रक्षक पराजित हो गए। यहां तक कि जेरार्ड को भी घास पर घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे रिक की लोहे की पकड़ में फंसे हुए थे। उसके बगल में गायत्री जी भी वास्तव में अपने जीवन का सबसे अच्छा समय नहीं बिता रही थी, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उसकी निजी महिला सहायक थी, इसलिए वह कम से कम अपनी शांत और सुंदर उपस्थिति को बनाए रखने में कामयाब रही। अर्जुन ने शांत भाव से विपिन और उसके पीछे खड़ी गायत्री जी को देखा। वह भी गायत्री जी को हटाने का इरादा नहीं रखता था। उस स्थिति में उसे यह अच्छी तरह से दिखा देना चाहिए कि वह क्या करने में सक्षम है। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा और धीरे धीरे जेरार्ड के पास पहुंचा। उसने अपने परदादा को देखा, जो अभी कुछ सेकंड पहले बहुत गर्वित था, और ठंडे स्वर में कहा, जेरार्ड कपूर, मुख्य परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर आपको निर्वासन का आदेश जारी करता हूं। आपको जेरार्ड कपूर परिवार से निर्वासित किया जाता है।
आपकी शाखा को 3 दिनों के भीतर आर्केडिया छोड़ना होगा, और जो लोग विरोध करेंगे उन्हें बिना किसी अपवाद के मार दिया जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, अर्जुन ने कबीर द्वारा दिया गया डंडा लिया और उसे जोर से पटक दिया। वहीं उसने जेरार्ड और कैनन के सारे अंग तोड़ डाले। उनकी हड्डियां धूल में मिल गईं। वे जीवन भर के लिए गतिहीन हो गए। चीखें बंद नहीं होंगी। जेरार्ड आलू की बोरी की तरह घास पर गिर पड़ा, उसका शरीर दर्द से ऐंठ रहा था। उसने शाप दिया, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा अर्जुन। मेरे परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाखा परिवारों के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहो। प्रवर्तन हॉल तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा। जेरार्ड घृणा से भर गया। एक गलत कदम और उसने सब कुछ खो दिया। क्या ऐसा है? तो फिर देखो, मैं तुम्हारी पूरी शाखा नष्ट कर देता हूं। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखों से उसकी ठंडी क्रूरता झलक रही थी। फिर भी अर्जुन को कोई डर नहीं था, क्योंकि वह कैनन को ठंडे भाव से देख रहा था। अभी कैनन के अंग पूरी तरह से टूट चुके थे। वह दुख से रोया और दया की भीख मांगी, अर्जुन, चचेरे भाई, कृपया मुझे मत मारो। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत माफ कर दो। वह मरने से डरता था। कैनन ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह मौत के इतने करीब पहुंच जाएगा। अर्जुन को पारिवारिक नियमों और गायत्री जी की संप्रभुता मोहर की अनदेखी करने के कारण राक्षस घोषित कर दिया गया। तुम्हें मारूं? अर्जुन ने ठंडी हंसी में कहा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी कूड़े की तरह जीने दूंगा, सड़कों पर भीख मांगते हुए। मैं चाहता हूं कि तुम हर मिनट और हर सेकंड पछतावे और दर्द में जियो। इसके साथ ही उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उसे सड़कों पर फेंक दो और सुनिश्चित करो कि वह केवल भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर सके। उसे मुंबई से बाहर एक कदम भी नहीं रखना चाहिए। जी श्रीमान। कबीर ने सिर हिलाया। उसके बाद अर्जुन ने जेरार्ड की ओर रुख किया और कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, महान चाचा? ये सोचना था कि मैं परिवार छोड़ने के बाद से 7 सालों में कुछ भी नहीं था, ये सोचना कि मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। खैर, आप गलत हैं। मेरे लिए कपूर भी मेरी पत्नी अनिका और बेटी अहाना से 100वां हिस्सा भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसे वापस अर्काडिया भेजो और शाखा परिवारों को दिखाओ कि जो लोग मेरा अपमान करते हैं, उनके साथ क्या होता है। साथ ही उन्हें बताओ कि जो कोई भी मेरे दोस्तों और परिवार को छूने की कोशिश करेगा, उसे भी यही पीड़ा होगी। नतीजे। अंततः अर्जुन ने अपनी नजर गायत्री जी की ओर घुमाई। इस बीच दूर समुद्र में एक छोटा सा द्वीप था, आर्केडिया। पूरा द्वीप प्रकृति द्वारा बनाया गया था और मनुष्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। पूरी प्रक्रिया में भारी मात्रा में धन और जनशक्ति लगी थी। ये रहस्य में लिपटा हुआ था। इस समय ये लगभग एक मिथक था। कपूर परिवार के सदस्यों के अलावा दुनिया में किसी को भी द्वीप के स्थान का सटीक निर्देशांक नहीं पता था। ये द्वीप एक किले की तरह बनाया गया था। द्वीप के बिल्कुल बीच में पहाड़ की चोटी पर एक महल था। ये शुद्ध सफेद, बेहद शानदार और बादलों से घिरा हुआ था। यहीं पर द्वीप का अधिकार केंद्र था, जो आर्केडिया का प्रतीक था। दुनिया की कोई भी इमारत इसकी तुलना नहीं कर सकती। ये महल एक महिला के लिए और केवल उसके लिए ही बनाया गया था। वह अवर्णनीय सुंदरता की धनी महिला थी, जिनकी सुंदरता सितारों को भी शर्मसार कर देती थी, चार्लोट लासन। अभी द्वीप पर कहीं सशस्त्र गार्डों की कई दर्जन टीमें एक साथ इकट्ठी हुई थीं। उन सभी ने एक जैसी वर्दी, बेरेट, लड़ाकू जूते, बंदूकें, चश्मे और रात में देखने वाले उपकरण पहने हुए थे। उनकी छाती पर एक सुनहरे द्वीप और तैरती हुई तलवार का एक ही प्रतीक कढ़ाई में बना हुआ था। नेता के कंधे पर एक सुनहरा सितारा लगा हुआ था। उसकी आंखें रात में शिकार करने वाले तेंदुए की तरह तेज थीं। उसने लगभग 100 आदमियों की कई दर्जन टीमों पर अपनी नजर घुमाई। सब लोग सुनो, हमें मास्टर कपूर के संप्रभुता मुहर पर लिखे आदेशों का पालन करना चाहिए और जेरार्ड कपूर के परिवार को इस द्वीप से निर्वासित करना चाहिए। उन सभी को हटाओ और जो लोग विरोध करेंगे उन्हें मार दिया जाना चाहिए। वह आदमी ठंडे स्वर में भौंकने लगा, उसकी आवाज रात में विशेष रूप से तेज थी। फिर भी इस विशाल द्वीप पर यह मधुमक्खी की भिनभिनाहट से अधिक कुछ नहीं था। बाहर निकलो, मिशन को जल्द से जल्द पूरा करो। हमें शाखा परिवार से जेरार्ड कपूर को हटाना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक क्षण में लगभग 100 सैनिकों की विशेष सेना पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर द्वीप के एक निश्चित क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ी। जिस जगह वे जा रहे थे, वह जगह बहुत ही चमकदार रोशनी से भरी हुई थी, जहां हर तरह की दौलत और बुराइयां थीं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
वहां कई दर्जन हवेलियां, छोटे छोटे महल, यहां तक कि कराओके पार्लर, बार और अन्य मनोरंजन के साधन भी थे। ये वस्तुतः एक छोटा शहर था। इससे द्वीप के निवासियों की वास्तविक वित्तीय क्षमता और क्षेत्र के स्वामियों की शक्ति का पता चलता है। यह अर्काडिया पर जेरार्ड कपूर के शाखा परिवार का क्षेत्र था। रात के अंधेरे में स्पेशल फोर्स की टीमें अपनी बंदूकें लेकर सड़कों पर घूमी, सभी नाइट विशन गॉगल्स से लैस थे। वे आदेशों के अनुसार एक साथ आगे बढ़े, ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में स्वॉट टीमें काम करती हैं। सड़कों पर खेल रहे जेरार्ड के वंशज और यहां तक कि उनके नौकर भी अचानक प्रकट हुए सैनिकों को देखकर दंग रह गए। अरे, तुम लोग कौन हो? तुम्हें यहां आने की अनुमति किसने दी? जेरार्ड के वंशजों में से एक अधिक अभिमानी युवा वारिस ने सशस्त्र विशेष बलों पर बुरी तरह से चिल्लाया। वे अपने परिवार के रक्षकों को अच्छी तरह पहचानते थे। प्रश्न ये था कि उनके सशस्त्र गार्ड अचानक शाखा परिवार के क्षेत्र में क्यों आ गए। ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ खेलने के लिए भी नहीं आए हैं। अरे, वे मास्टर जीन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा रवैया क्यों है? वे शायद सैन्य अभ्यास के लिए यहाँ आए हैं, है न? तो क्या हुआ अगर तुम मुख्य परिवार के साथ हो? तुम अभी भी नौकर ही हो। क्षेत्र के निवासी तुरंत ही गार्डों पर भड़क उठे, उनके चेहरे पर तिरस्कार की भावना थी। दोनों हाथों में एक एक हॉट महिला लिए हुए युवक, जिसे वे मास्टर जीन कहते थे, ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अच्छा अच्छा, मुख्य परिवार के रक्षक कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई मास्टर जेरार्ड की जमीन पर घुसने की? तुम यहाँ पिटाई की मांग कर रहे हो? जैसे ही उसने यह बात कही, जीन ने कम कपड़े पहने महिलाओं की पतली कमर को छोड़ दिया और फिर सशस्त्र विशेष बलों के पास चला गया। अरे, पहरेदार कुत्तों, बिल्ली ने तुम्हारी जीभ काट ली। क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम्हारा मास्टर जीन। जीन ने गार्डों को ताना मारते हुए बार बार अपने चचेरे भाइयों को दिखाने के लिए पीछे मुड़ गया। चलो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे गोली मार दो। जीन इस समय नशे में था और निडर था, उसने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए गार्डों को चुनौती दी। प्रभारी कप्तान ने पहले ही अपनी बंदूक उठाई थी और अपने स्कोप से देख रहा था। हमें आर्केडिया से जेरार्ड कपूर की पारिवारिक शाखा को हटाने का आदेश मिला है। जमीन पर बैठ जाओ और अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखो। अगर तुम नहीं मानोगे, तो हम गोली चलाकर मार देंगे। मारने के लिए गोली मारो। उनकी घोषणा से युवा शाखा परिवार के उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जीन भी हैरान रह गया, लेकिन फिर वह जोर से हंसने लगा। अरे अरे अरे, क्या उन हेलमेटों की वजह से तुम लोगों को चोटें लगी हैं या कुछ और? तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे परिवार को भगा देना चाहते हो? हाँ, क्या मजाक है? अपनी औकात समझो, अपने आकाओं को इस तरह संबोधित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ रक्षक कुत्तों का एक झुंड हो, ये याद रखो। शाखा परिवार के गार्डों को सूचित करो, उन्हें यहां से भगा दो। युवा स्वामी और महिलाओं ने दंगा करना शुरू कर दिया। जीन को अपनी मर्जी से काम करने की आदत थी, इसलिए वह हथियारबंद गार्डों के पास गया और उन पर चिल्लाया, चलो देखते हैं कि आज तुम मुझे भगाने की कोशिश करते हो। चलो, गोली मारो। उसकी क्रोधित दहाड़ से उसके साथियों के दिल जल उठे। वाह, मास्टर जीन, आप अद्भुत हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मास्टर जीन। मुझे आपकी लड़कियां चाहिए। जीन, जीन। द्वीप पर लाई गई खूबसूरत युवा मॉडलें अपनी गोरी पतली भुजाएं हिलाते हुए जयकारे लगा रही थीं। धमाका, अकस्मात, तभी बंदूक की आवाज हुई। दंगाई जनता तुरंत शांत हो गई। बाथम्प, उनके देखते ही देखते जीन पीठ के बल गिर पड़ा और उसका पहले का द्वेष हमेशा के लिए शांत हो गया। उसके माथे के बीच में गोली का एक छेद था और उसकी आंखें शून्यता से आकाश की ओर देख रही थीं। युवा और सुंदर मास्टर जीन को यह भी नहीं पता था कि उनकी मृत्यु क्यों हुई। सभी लोग तुरंत घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। शाखा परिवार के इन युवा बेटों, बेटियों और बहुओं ने पहले कभी मुख्य परिवार के सशस्त्र रक्षकों को शाखा परिवार के यंग स्वामी की गोली मारकर हत्या करते नहीं देखा था। आदेश के अनुसार आगे बढ़ो। उन सभी को भगा दो, और जो भी विरोध करेगा उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। अगले ही क्षण, सभी सशस्त्र गार्ड आगे बढ़े और अपने लक्ष्यों को जमीन पर दबा दिया। रात भर इस क्षेत्र में यही दृश्य अनगिनत बार दोहराया गया। आधे घंटे के भीतर, कपूर के 100 से अधिक आदमियों ने गेरार्ड के सभी वंशजों को बाहरी क्षेत्र से क्षेत्र के केंद्र में एक छोटे से चौक पर इकट्ठा कर लिया। तभी, प्लाजा के ऊपर हवा में कई सशस्त्र हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे, उनकी फ्लड लाइटें जल रही थीं और प्लाजा पर रोशनी डाल रही थीं।
मोटरों की गर्जना और उनके द्वारा चलाए जाने वाले हवा के झोंकों से ऐसा महसूस होता था मानो वे इन मैदानों पर वास्तविक तूफान पैदा कर रहे हों। उसी समय जेरार्ड के शाखा परिवार के पैतृक हॉल में, क्या मास्टर अर्जुन ने हमारी पूरी शाखा को निर्वासित करने का आदेश दिया है? हॉल में बेतलिए एक बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया, वह मूर्ख बदमाश! अपने ही परिवार पर हमला करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हास्यास्पद, कितना बेतुका! अभी पहरेदारों को बुलाओ। अगर किसी ने हमें छूने की हिम्मत की, तो यह एक व्यापक युद्ध होगा। वह बूढ़ा आदमी ग्राहम कपूर था, जो जेरार्ड का सबसे बड़ा भाई था और उसी पीढ़ी का पारिवारिक नेता था। वह तुच्छ बदमाश, क्या वह सोचता है कि हमारी पीढ़ी उसके सामने शक्तिहीन है? ग्राहम क्रोधित हो गया और उसने अपनी बेंत को ईंट के फर्श पर पटक दिया। तभी एक नौकर जल्दी से हॉल में भागता हुआ आया, घुटनों के बल गिरकर चिल्लाने लगा, बूढ़े मालिक, बूढ़े मालिक! ये बहुत बुरा है, कितनी बड़ी त्रासदी है! मास्टर जीन, वह! क्या? जीन को क्या हुआ? ग्राहम का दिल कांप उठा। उसे इस बात का बुरा लग रहा था। मास्टर जीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नौकर अपने आंसू पोंछते हुए सिसकने लगा। क्या? ग्राहम चौंक गया। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, उसकी आंखें अंतहीन क्रोध से चमक रही थीं और वह दहाड़ता हुआ बोला, अर्जुन, वह मूर्ख लड़का! उसने हमारे परिवार के भविष्य को कितना नुकसान पहुंचाया है। उसे शाप दो, उसे नरक में शाप दो। पुरुषों, हमारी पीढ़ी के पास जो भी शक्ति है उसे इकट्ठा करो और बाहर निकलो। मैं चाहता हूं कि तुम मुख्य परिवार पर धावा बोलो और स्पष्टीकरण मांगो। जब तक मैं उस बेकार लड़के को नहीं मार देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे अपने प्यारे पोते जीन का बदला लेना है। ग्राहम कपूर का शाखा परिवार पूरी तरह से उथल पुथल में था। ग्राहम के आदेश देने के तुरंत बाद एक और नौकर हॉल में आया और घुटनों के बल गिरकर रोने लगा, ओल्ड मास्टर ग्राहम! ओल्ड मास्टर जेरार्ड और यंग मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वे गतिहीन हो गए हैं। इस दुखद समाचार ने एक बार फिर ग्राहम को चौंका दिया। वह अपना संतुलन खो बैठा और अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वह तभी थोड़ा ठीक हुआ जब एक नौकर ने उसे जल्दी से कुछ दवा दी। वह कमीना, वह छोटा कमीना! हमारे परिवार में ऐसा बेपरवाह बेटा क्यों है? मुख्य परिवार बर्बाद हो गया है, मैं कहता हूं, बर्बाद हो गया है। ग्राहम ने अपने गले की हड्डी तोड़कर रोया और फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जैसे कि वह अपनी उम्र से दोगुना बड़ा हो। उसने अपनी काली ड्रैगन बेंत पर झुककर उसे संगमरमर के फर्श पर पटक दिया और चिल्लाया, मेरे आदेशों का पालन करो। तुरंत हमारी सारी सेना को इकट्ठा करो और मुख्य परिवार पर हमला करो। मैं अब प्रवर्तन हॉल में जाऊंगा और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करूंगा। हमें उस बेकार बदमाश को सजा देनी चाहिए, आंख के बदले आंख। इन आदेशों के साथ ही बाकी सभी लोग किलेनुमा भवन से बाहर निकल गए। शाखा परिवार से ग्राहम की पीढ़ी की सभी ताकतें एक ही बार में कार्रवाई में जुट गईं। ऊपर से देखने पर काले वस्त्र पहने सैकड़ों गार्ड दिखाई दे रहे थे, जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और ग्राहम हॉल के बाहर खुले स्थान पर एकत्र थे। वे बंद थे और बाहर जाने के लिए तैयार थे। हॉल के अंदर, ग्राहम अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, अपने पैरों के पास पड़ी जीन की लाश को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह अपने पोते से भी बच गया। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, खासकर इस शाखा के नेता के रूप में। उसे उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। हालांकि, जैसे ही वह हॉल से बाहर जाने वाला था, अचानक एक आदमी काले रंग की हत्यारे की पोशाक में दरवाजे पर दिखाई दिया। उसने एक बड़ी टोपी और एक मुखौटा पहना हुआ था जिससे केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसकी नज़र ठंडी, हृदयहीन और घृणा से भरी थी। उनके बारे में एकमात्र आकर्षक चीज उनके कॉलर पर लगा सुनहरा प्रतीक चिन्ह था। यह एक छोटा खंजर था, छाया स्क्वाड्रन का प्रतीक। वह शैडो स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, परिवार के मालिक रोजर कपूर के कुलीन रक्षक। पूरे स्क्वाड्रन में केवल 36 सदस्य थे और वे केवल रोजर की ही आज्ञा का पालन करते थे। परिवार का प्रत्येक स्वामी अपना स्वयं का छाया स्क्वाड्रन स्थापित कर सकता था। उस आदमी को देखकर ग्राहम के शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसकी उपस्थिति तुरंत थोड़ी कमजोर पड़ गई। शैडो स्क्वाड्रन यहां सत्ता के केंद्र के करीब था। वे एक खंजर की तरह थे जो किसी भी दुश्मन के दिल को भेद सकता था। ये संगठन अपने आप में अत्यंत रहस्यमय था। यहां तक कि कपूर परिवार के अन्य लोगों ने भी कभी सदस्यों के असली चेहरे नहीं देखे थे। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और 13 नुकीली नुकीली धूप के आकार की उड़ती हुई खंजर निकाली। ये तेजी से और निर्णायक रूप से ग्राहम के कान को छूती हुई उसके पीछे की सफेद दीवार में जा धंसी।
मास्टर का आदेश। मास्टर ग्राहम के शाखा परिवार को विरोध नहीं करना चाहिए। मास्टर इस मामले को निष्पक्ष रूप से निपटाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपकी शाखा के लिए न्याय हो। इसलिए ओल्ड मास्टर ग्राहम, कृपया इस महल से एक कदम भी बाहर न निकलें। अंधेरे में छिपे आदमी ने अपना संदेश दिया। वह ठंडा था। इसका वर्णन करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, हॉल का तापमान कई दर्जन डिग्री तक गिर गया। हड्डियां चीर देने वाली ठंड थी। ग्राहम के मुंह के कोने कांप उठे। वह हताश था। उसने अपनी काली ड्रैगन बेंत को जमीन पर पटकते हुए ठंडे स्वर में कहा, उस बदमाश अर्जुन ने मेरे भाई और भतीजे को अपंग कर दिया, और उसने मेरे पोते को भी मार डाला। मैं उनसे बदला लूंगा। उसने पहले परिवार के नियम की अनदेखी की और परिवार के अन्य सदस्यों को चोट पहुंचाई। उसे मुख्य परिवार का उत्तराधिकार पाने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राहम क्रोधित था, उसका लाल लाल। उसके सामने खड़ी आकृति ने कहा, जेरार्ड और कैनन कपूर उस सजा के हकदार थे। तो क्या हुआ अगर वे अपंग हो गए? उन्होंने मास्टर अर्जुन की पत्नी और बेटी को चोट पहुंचाई, इसलिए तार्किक रूप से उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाना चाहिए। फिर भी मास्टर ने कहा है कि वह बीती बातों को भूल जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। मास्टर इस मामले की निष्पक्षता का न्याय करेंगे। इसलिए कृपया उनके आदेशों की अवहेलना न करें, ओल्ड मास्टर ग्राहम। इसके साथ ही वह जन भी हॉल से गायब हो गया और ग्राहम को अंदर अकेला और स्तब्ध छोड़ गया। ग्राहम ने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया, उसकी आंखों से गुस्से की चिंगारी निकल रही थी। दांत पीसते हुए उसने कहा, तो ये तुम्हारा फैसला है? रोजर कपूर। कई मिनट बाद आर्केडिया के हृदय स्थल पर बादलों के ऊपर स्थित महल में। ये कैसे हुआ? आवाज बूढ़ी और कमजोर थी, उसका मालिक स्पष्टतः मृत्युशैया पर था। कार्य पूरा हो गया, गुरुजी। छाया में मौजूद व्यक्ति ने उत्तर दिया। ठीक है, 17 को मुंबई भेजो, उनसे कहो कि अर्जुन के यहाँ लौटने तक उसका पीछा करें। बाकी सब कुछ उन्हें ही निपटाना होगा। हाँ मास्टर। शाखा परिवार कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? शाखा परिवार के मुखिया ने पहले ही अपने आदमियों को यहाँ ला दिया था, लेकिन चौथी मैडम ने उन्हें जाने के लिए मना लिया। प्रवर्तन हॉल के मुखिया को भी जल्द ही यहाँ आना चाहिए। इसके बाद शाखा परिवारों और प्रवर्तन हॉल के सदस्य संभवतः यंग मास्टर अर्जुन को परेशान करने के लिए मुंबई में आते रहेंगे। आखिरकार इस बार वह बहुत आगे निकल गया। उसने नियमों की अनदेखी की और यहाँ तक कि खांसी का एक दौर आया, उसके बाद हल्की सी धीमी सांसें चलने लगीं। मैं समझ गया। मैं अभी द्वीप के मामले चौथी मैडम पर छोड़ता हूँ। तुम खांसी फनवेल जाओ और यह संदेश पहुंचाओ। मुंबई में वापस लॉन्गफोर्ड पार्क के फर्स्ट पैलेस में। अर्जुन ने गायत्री जी को ठंडे भाव से देखा और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए उसकी ओर बढ़ गया। इस समय विविन एक जंगली बिल्ली के बच्चे की तरह थी, जो अपनी जान की बाजी लगाकर गायत्री जी की रक्षा कर रही थी। क्या तुम मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करोगे? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी निगाहें पूरी तरह से गर्मजोशी से रहित थीं। विविन को बहुत आश्चर्य हुआ। वह हमेशा सोचती थी कि अर्जुन सिर्फ एक अमीर युवा वारिस है जो ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि अभी वह स्पष्ट रूप से क्रूरता और हत्या के इरादे का एक अंतहीन सागर महसूस कर सकती थी। उसके द्वारा डाला जा रहा दबाव उसके प्रतिरोध करने के इरादे को खत्म कर रहा था। अगर तुमने मैडम को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। विविन ने जिद्दी होकर कहा, अपने दांत पीसते हुए और एक चमचमाता खंजर दिखाते हुए। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहा, कोई उसके बगल में आया और उसने अपना घुटना उसके शरीर पर मारा, जिससे वह दूर जा गिरी। वह आगे की ओर लुढ़क गई और तुरंत नीचे गिर गई। रिक ने उसकी पतली कलाइयों को पकड़ लिया, जबकि उसका खंजर फर्श पर गिर पड़ा। उसने उसे जमीन पर दबा दिया था। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विविन क्रोधित हुई, लेकिन उसका संघर्ष व्यर्थ गया। रिक ने हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारी जैसी लड़की को चाकुओं से नहीं खेलना चाहिए। क्या हम अपने जीवन और सपनों के बारे में अच्छी लंबी बातचीत करेंगे? भागो! विविन चिल्लाया। अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी करते हुए अपनी ठंडी नजर गायत्री जी पर टिकाए रखी। अब तुम क्या करोगी? गायत्री जी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और शांत भाव से कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है, अर्जुन? तुम मुख्य और शाखा परिवारों के बीच दरार पैदा कर रहे हो। तुम युद्ध शुरू कर रहे हो। अगर शाखा परिवार का क्रोध तुम पर उतरता है, तो मुझे भूल जाओ, तुम भी उनके गुस्से का सामना नहीं कर पाओगे। जब ऐसा होगा, तो तुम अनिका और अहाना को भी इसमें घसीट लोगे। अर्जुन बहुत आगे निकल गया था।
वह ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? वह अपना विनाश स्वयं रच रहा था। हा हा, अर्जुन ने धीरे से ठहाका लगाया। हर कोई सोचता है कि मैं बेकार हूँ। शाखा परिवार ने विशेष रूप से मान लिया था कि मुझे संभालना आसान होगा क्योंकि मैं 7 साल तक परिवार से दूर रहा और अपनी नींव खो दी। लेकिन एक बात है जो वे भूल रहे हैं, और वह यह है कि मैं मुख्य परिवार का एकमात्र वारिस हूँ। यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है। गायत्री जी ने कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें गहरी थीं। अर्जुन ने अपनी जेड अंगूठे की अंगूठी के साथ खेलते हुए कहा, बाकी सभी के लिए, संप्रभुता की मुहर दुनिया में अपनी तरह की एक और मुहर है, जो हमारी सभी संपत्तियों को एक साथ दर्शाती है। हालांकि, आपके और मेरे लिए, ये केवल एक अंगूठी है, एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं। मैं इसके आह्वान का पालन नहीं करूंगा, और न ही आप। इसके साथ मुझे वश में करने की कोशिश करना आपके लिए बहुत जल्दी है, गायत्री वालिस। हा हा, अर्जुन कपूर, तुम्हारा सिर तुम्हारे खुद के जूतों के लिए बहुत बड़ा हो गया है। आज जो हुआ वह तुम्हारे और मेरे बीच की छोटी मोटी कहासुनी से कहीं बढ़कर है। याद रखो, तुमने शाखा परिवारों, प्रवर्तन हॉल का अपमान किया है। देखते हैं तुम इसके परिणामों से कैसे निपटते हो। गायत्री जी ने ठंडे स्वर में कहा, उसका चेहरा और भी गहरा होता जा रहा था। उसने 7 सालों तक अर्जुन को कमतर आंका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने समय में इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा। वह बहुत ही प्रभावशाली था। बहुत ज्यादा भारी। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मेरी चिंता मत करो। इसके बाद, मैं अपनी नजरें तुम पर लगाऊंगा। वह गोल्डन सिटी के माइकल्स परिवार के बारे में बात कर रहे थे। अब समय आ गया है कि वह उन्हें दांत से काट डाले। ये सुनकर गायत्री जी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तो अब तुम मेरे पीछे आ रहे हो। खैर, मैं इसका इंतजार कर रही हूं। इतना कहकर गायत्री जी मुड़ी और अपने अधीनस्थों के साथ चली गई।